मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप सब? महात्मा बुद्ध डिजिटल लाइब्रेरी में आप सबका स्वागत है। मैं विजय मौर्य। कक्षा 8 के इतिहास की इस वेब सीरीज में हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 8 का इतिहास। उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित बेसिक शिक्षा परिषद की किताब है। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा पहले पाठ में यूरोपीय शक्तियों का आगमन। दूसरे पाठ में हम लोगों ने पढ़ा था अंग्रेजी राज्य की स्थापना। तीसरे पाठ में हम लोगों ने पढ़ा था कंपनी राज्य का विस्तार। चौथे पाठ में हम लोगों ने पढ़ा था कंपनी राज्य का प्रभाव। और पांचवें पाठ में हम लोगों ने पढ़ा था 1857 का तो स्वतंत्रता संग्राम, उसके कारण और परिणाम। अब हम लोग आज पाठ 6 का अध्ययन करने जा रहे हैं। ब्रिटिश राज के अधीन भारत। ब्रिटिश राज के अधीन भारत कैसा था? अभी इसके पहले हम जब पढ़ा रहे थे तो आपको बताए कि सन 1857 ईस्वी के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के परिणाम स्वरूप 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया ने भारत से संबंधित एक कानून पास किया था और उस कानून के पास होने के बाद पूरा भारतवर्ष ब्रिटिश संसद के अधीन हो गया था और महारानी विक्टोरिया को भारत की शासिका घोषित कर दिया गया। महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र में कुछ खास बातें थीं, उसको आप लोग जान लीजिए। पहली बात ये थी कि क्षेत्रों की सीमा विस्तार की नीति को समाप्त कर दिया गया। मतलब अंग्रेज जो क्षेत्रीय सीमा विस्तार पर बल दे रहे थे, कंपनी बल दे रही थी, एक राज्य को दूसरे राज्य से जीतते तीसरे राज्य में चौथे राज्य में प्रवेश कर रही थी। तो महारानी विक्टोरिया का जब घोषणा पत्र हुआ तो उसमें क्षेत्रों की सीमा विस्तार की नीति को समाप्त कर दिया गया और अंग्रेजों की हत्या के दोषियों को छोड़ करके जितने भी शेष दोषी थे सबको क्षमा कर दिया गया। विद्रोह में भाग लेने वाले सभी तालुकेदारों को एक मौका दिया गया कि अगर आप राजभक्ति प्रदर्शित करेंगे तो आपकी जागीरें आपको वापस कर दी जाएंगी। और जिन तालुकेदारों ने राजभक्ति का प्रदर्शन किया उनकी जागीरें उनको वापस कर दी गई। बिना भेदभाव के योग्यता के आधार पर सरकारी सेवा में भर्ती का वचन दिया गया, क्योंकि यह भी एक कारण था 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का। तो उसमें उन्होंने कहा है कि बिना भेदभाव के योग्यता के आधार पर सरकारी सेवा में भर्ती किया जाएगा। अगर आप योग्य हैं, सिविल परीक्षा क्रैक कर लेंगे तो आपको उच्च पद पर नौकरी मिलेगी। यूरोपीय सैनिकों की संख्या को बढ़ा दिया गया तथा भारतीय सैनिकों की संख्या को घटा दिया गया। बंगाल प्रेसिडेंसी में 1 संबंधी 2 का अनुपात लगा। चेन्नई प्रेसिडेंसी में और मुंबई प्रेसिडेंसी में 1 संबंधित 3 का अनुपात निश्चित कर दिया गया। अब ब्रिटिश सामग्री विक्टोरिया की घोषणा के अनुसार इंग्लैंड में भारत के शासन की देखरेख तथा नियंत्रण रखने के लिए एक मंत्री अलग से नियुक्त हुआ करता था जो भारत मंत्री कहलाया और वह ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था। और वहाँ का जो भारत मंत्री था वो भारत के प्रशासन की देखरेख करता था और भारत में जो गवर्नर जनरल थे उनको वायसराय कहा जाने लगा, क्योंकि भारत में वह ब्रिटिश शासन का प्रतिनिधि था। और उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यों की एक समिति भी बना दी गई और राजपूत, मराठों और सिखों के प्रमुखों के साथ बैठ करके, हैदराबाद के निजाम के साथ बैठ करके इन लोगों को अंग्रेजों के प्रति निष्ठा
जो इन लोगों ने दिखाई थी, तो इनको पुरस्कृत करते हुए इनके राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य का सदस्य मानते हुए उनको मान्यता दे दिया गया। भू राजस्व प्रबंधन के क्षेत्र में जो तालुकेदार थे, जमींदार थे, उनको ब्रिटिश प्रतिनिधियों की मान्यता प्रदान कर दी गई। यही लोग बाद में ब्रिटिश प्रशासन के एजेंट के रूप में काम करने लगे। इस प्रकार भारतीय प्रबुद्ध वर्ग के साथ नम्र तथा मैत्रीपूर्ण व्यवहार का निश्चय किया गया, क्योंकि ब्रिटिश प्रशासकों की यह मान्यता थी कि निम्न तथा मध्य वर्ग के लोग प्रायः उच्च वर्ग का ही अनुसरण करते हैं। और आज भी स्थिति वही है। किसी भी जात बिरादरी को आप देख लीजिए, उस जात बिरादरी में जो उच्च पद तक पहुंच गया है, जो धनवान हो चुका है, तो उसी का अनुसरण उसके निम्न, उसके जो नीचे वाले लोग हैं, करते हैं। तो इसी सिद्धांत का उस समय पालन किया गया। ब्रिटिश शासकों को सैन्य पुनर्गठन करने को विवश होना पड़ा और यूरोपीय और ब्रिटिश मूल के जो सैनिक थे उनकी संख्या में वृद्धि की गई। तोपखानों और जो मारक क्षमता वाले हथियारों वाले थे उनको भारतीय सेना से वंचित रख दिया गया। सेना में जातियों, क्षेत्रों और संप्रदाय के आधार पर सैनिक इकाइयाँ बनाई गईं, जिससे कि उनमें भेदभाव बना रहे। अब जैसे बंगाल रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट और आपका महार रेजिमेंट, इस टाइप के जातिगत सैनिकों का रेजिमेंट बनाया गया ताकि इनमें एकता न हो सके। तो यह 1858 में जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के अधीन भारत हुआ, उस समय के बाद की यह स्थिति है। उस समय राजकीय व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए प्रशासनिक पुनर्गठन पर भी बल दिया गया और भारत में प्रशासनिक पुनर्गठन की शुरुआत करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने इंडिया काउंसिल एक्ट लागू किया। 1861 में इस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल की काउंसिलिंग परिषद का नाम इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल कर दिया गया। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल जब हो गया तो इस काउंसिल में जो सदस्यों की संख्या 6 से थी, उसको 12 करने का अधिकार वायसराय को दे दिया गया। अर्थात वायसराय इसमें 6 सदस्य को मनोनीत कर सकता था। इन सदस्यों में आधे सदस्य जो थे वो गैर सरकारी होते थे और यह काउंसिल पूरी तरीके से अधिकार विहीन थी। इसका न तो वित्तीय नियंत्रण था और न ही प्रशासनिक, यह केवल सलाहकार थी। इस काउंसिल के द्वारा पारित कोई भी विधेयक वायसराय के अनुमोदन के बिना कानून नहीं बन सकता था। अतः कानून के मामले में भी यह एकमात्र सलाहकार समिति बनी रही और इसमें भारतीय सदस्य वायसराय द्वारा नामित होते थे। अतः वे आम भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व बिल्कुल नहीं करते थे। तो जो प्रबुद्ध लोग थे उनको एक समिति में रखा गया। अब देखिए यहीं से फिर 1861 में जो इंडिया काउंसिल एक्ट आया, उसके बाद एक नया और एक्ट आया है 1892 में। इंडिया काउंसिल एक्ट 1892 में आया। तो 1861 ईस्वी के एक्ट में भारत की शासन व्यवस्था में जो सुधार किया गया था उनसे भारतीय जनता तो संतुष्ट नहीं थी। तो उसको मद्देनजर रखते हुए 1892 में एक और अधिनियम पास किया गया और उसमें वायसराय के परिषद के सदस्यों की संख्या 12 से 16 तक कर दी गई। इसी कारण केंद्रीय और प्रांतीय दोनों ही परिषदों में मनोनीत सदस्यों की संख्या निर्वाचित सदस्यों की संख्या से अधिक हो गई और इसका मनोनयन समाज के विशिष्ट वर्गों से किया जाता था। परिषद के सदस्यों का शासन संबंधी विषयों पर प्रश्न पूछने, बजट पर विचार विमर्श करने का भी अधिकार प्राप्त हो गया और इस प्रकार शासन संबंधी अधिकार में भारतीयों को भी नाम मात्र के लिए स्थान मिल गया। अब उस समय
एक और व्यवस्था बनी स्थानीय स्वशासन की। तो स्थानीय स्वशासन के लिए बहुत कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। ग्रामीण प्रदेशों में स्थानीय बोर्ड की स्थापना की गई और प्रत्येक जिला में उप विभाग तहसील बोर्ड बनाने की आज्ञा हुई। नगरों में नगर पालिकाएँ स्थापित हो गईं और इन स्थानीय संस्थाओं को एक निश्चित कार्य तथा आय के साधन भी दे दिए गए और इनके पास कार्य था वही रोशनी, गलियों तथा मार्गों की स्वच्छता, शिक्षा, जल आपूर्ति और चिकित्सा सहायता का कार्य इनको सौंपा गया। 1883 से 85 के बीच स्थानीय स्वशासन अधिनियम पारित किया गया और यही अधिनियम की जो व्यवस्था है आज भी लागू है। अब एक व्यवस्था और बदली थी सिविल सर्विसेज की। तो घोषणा पत्र के तहत जो 1861 में जो यह घोषणा आया था कि सिविल सर्विस में योग्यता के आधार पर भर्ती होगी, तो इंडियन सिविल सर्विस रूल बनाया गया और जो महत्वपूर्ण पद था ICS अधिकारी जो नियुक्त होते थे, तो उसका जो चयन होता था लंदन में होने वाली वार्षिक खुली प्रतियोगिताओं के द्वारा होता था। तो उसमें बैठने की जो आय 23 वर्ष निर्धारित की गई थी, तो उसको 21 वर्ष से किया गया और फिर उसको घटा करके 19 वर्ष कर दिया गया। 1863 में यह परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले पहले भारतीय थे सत्येंद्र नाथ ठाकुर। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के अधीन जब भारत था तो प्रथम ICS या प्रथम IS जिसको आज आप लोग कहते हैं, तो प्रथम ICS की परीक्षा पास करने वाले पहले भारतीय का नाम सत्येंद्र नाथ ठाकुर था। ये रविंद्रनाथ ठाकुर के बड़े भाई थे, किंतु उम्र घटने से तो भारतीयों के लिए इसमें सम्मिलित होना लगभग असंभव हो गया था। आज ICS को IAS भारतीय प्रशासनिक सेवा कहते हैं और इसकी चयन की भी प्रक्रिया बहुत हद तक वही पुरानी ही है और उससे कुछ मिलती जुलती है। इसी प्रक्रिया के तहत प्रशासन के दूसरे विभागों जैसे पुलिस, सार्वजनिक निर्माण, चिकित्सा, डाक, तार, वन, प्रौद्योगिकी, अभियांत्रिक, कस्टम, रेलवे के जो सभी उच्च पद हैं उनको इसी परीक्षा के माध्यम से ब्रिटिश नागरिकों को भरा जाने लगा। भारतीयों के दबाव में 1918 ईस्वी में प्रशासकीय तथा लोक सेवाओं का भारतीयकरण किया जाना शुरू हुआ। फिर भी नियंत्रण और अधिकार के पदों पर अंग्रेज अधिकारी ही बने रहे। सेना तथा पुलिस का भी पुनर्गठन हुआ। 1857 ईस्वी के बाद जब महारानी विक्टोरिया के हाथ में यहाँ का प्रशासन गया, तो बंगाल, मद्रास और जो बम्बई प्रांतों की अपनी अपनी अलग अलग सेनाएं थीं और वे स्वतंत्र रूप से कार्य करती थी, तो इनका एकीकरण किया गया। समझ लीजिए, भारत के एकीकरण में ब्रिटिश पार्लियामेंट का बहुत बड़ा हाथ है। तो ब्रिटिश सेनाध्यक्ष के अधीन इन तीनों सेनाओं को रखा गया और इसमें वही यूरोपीय सैनिकों का और भारतीय सैनिकों का जो अनुपात था वो पहले जो कम था उसमें अब यूरोपीय सैनिकों की संख्या को बढ़ाया गया। उसकी तुलना में पहले की अपेक्षा में दुगना कर दिया गया। भारतीय सैनिक जो होते थे वो सूबेदार से ऊपर के किसी पद पर नहीं नियुक्त किए जाते थे और यह व्यवस्था 1914 के प्रथम विश्व युद्ध तक ऐसी ही बनी रही। पुलिस संगठन में दरोगा का पद भारतीयों के लिए तथा जो पुलिस अधीक्षक का पद था, SSP का जो पद था, वो यूरोपियों के लिए रखा गया, क्योंकि सेना और पुलिस दोनों ही ब्रिटिश साम्राज्य की सुरक्षा और विस्तार कार्यों में सहायक होती थी। तो इसलिए उच्च पदों पर यूरोपीय लोगों को ही रखा गया। उसी समय न्यायिक संगठन की भी एक व्यवस्था चली। भारत में न्याय की परंपरागत प्रणाली मुख्य रूप से प्रचलित कानून पर आधारित थी। समय समय पर उसमें धीरे धीरे संशोधन किए गए और शुरू में अंग्रेज जो थे वो आमतौर पर प्रचलित कानून से ही काम करते रहे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने कानूनों की एक नई प्रणाली विकसित की और तत्कालीन कानूनों को संहिताबद्ध किया, लिपिबद्ध किया, लिखा और इसका अर्थ था कि शासन कानून के अनुसार चलाया जाएगा, न कि शासक की इच्छा के अनुसार। तो भारतवर्ष में
जो यह लिखित संविधान आज हमारे लोगों के पास बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा मिला है, तो इसकी नींव भी अंग्रेजों ने ही रखी थी। इसके लिए हम सबको अंग्रेजों का तहे दिल से तो नहीं लेकिन आंशिक रूप से शुक्रगुजार जरूर होना चाहिए। अब कानून की निगाह में सारे मनुष्य बराबर हो गए। अब जाति, धर्म और वर्ग के आधार पर बिना भेदभाव के एक ही कानून सबके ऊपर लागू होने लगा। लेकिन यह जब सिस्टम लागू हुआ तो जो ऊंची जाति का व्यक्ति था तो उसको यह नागवार गुजरने लगा, क्योंकि पहले ऊंची जाति के व्यक्ति अगर कोई अपराध करता था तो उसकी सज़ा अन्य जाति के व्यक्तियों की सज़ा से भिन्न होती थी। लेकिन अब धीरे धीरे कानून की नज़र में सबको बराबरी का स्थान दिया जाने लगा और यह उच्च वर्ण के लोगों के लिए धीरे धीरे असहनीय होता चला गया। सन 1857 ईस्वी के बाद वित्तीय प्रशासन का भी पुनर्गठन किया गया और 1860 ईस्वी में बजट की भी व्यवस्था शुरू की गई। जो वर्तमान समय में भारतीय संसद में बजट की व्यवस्था जो आज देखने को मिलती है, उसकी भी नींव उसी समय रखी गई। तो भारत का लगभग जो प्रशासन आज हम लोगों को देखने को मिल रहा है, इसकी नींव अंग्रेजों द्वारा लगभग 1861 में ही रखी गई थी और भू राजस्व, आबकारी इत्यादि से जो होने वाली आय थी उसको केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों के बीच में बांटने की प्रथा भी उसी समय शुरू हुई। अदालतों में मुकदमा चलाने के लिए स्टैम्प ड्यूटी का भी एक नवीन टैक्स लाया गया और 1892 के अधिनियम में विधान परिषद के सदस्यों को बजट पर विचार करने का अधिकार भी दे दिया गया। लॉर्ड मैकाले की जो शिक्षा नीति थी, अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देने की जो नीति बनी थी, उसका व्यापक रूप से प्रचार प्रसार किया गया और उसका एक ही उद्देश्य था कि इस शिक्षा से ऐसे व्यक्ति तैयार होंगे जो आत्मा और शरीर से भले ही इंडियन होंगे लेकिन विचार से ब्रिटिशवादी होंगे। और यह उनकी योजना भी लगभग बहुत हद तक सफल रही। कंपनी का शासन जैसे जैसे प्रारंभ हुआ तो देश की शिक्षा व्यवस्था में उन लोगों ने उस समय की जो प्रचलित व्यवस्थाएं थी, जैसे मकतब मदरसे थे और उच्च शिक्षा जो था ये मुख्यतः उच्च वर्ण के लोगों के पास ही था, तो धीरे धीरे उसको ईसाई धर्म प्रचारकों ने सरकार को समझाया और उनके प्रयासों से जगह जगह कॉन्वेंट स्कूल भी खोले गए जो भारतीयों के ज्ञान विज्ञान में काफ़ी हद तक लाभदायक सिद्ध हुए। भारत में आधुनिक विज्ञान का प्रयोग 19वीं सदी में ही आरंभ हो गया और उस समय चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में महेंद्र लाल सरकार का नाम प्रमुख रूप से उल्लेखनीय है और उन लोगों ने इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस नाम की संस्था का स्थापना किया और 20वीं सदी के तीसरे दशक में इंडियन साइंस कांग्रेस की भी स्थापना हुई और साइंस कांग्रेस के अधिवेशनों में देश के अनेक वैज्ञानिक भाग लेते थे और वे अपने विचारों का आदान प्रदान करते थे। उसी क्रम में उस समय प्रफुल्ल चंद्र राय, जगदीश चंद्र बसु और मेघनाथ साह, बीरबल साहनी जैसे कई जो वैज्ञानिक थे भारत के, वह ख्याति को अर्जित किए। सीवी रमन ने अपने कार्य और योगदान के आधार पर भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त किया। श्रीनिवास रामानुजम को गणित और विश्वेश्वरैया को इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में महारत हासिल थी और इनका नाम उस समय बड़े अदब और आदर के साथ लिया जाने लगा था। तो इस तरीके से अंग्रेजों के काल में शिक्षा और विज्ञान के क्षेत्रों में बहुत ही बड़ा विकास हुआ और देश में एक नई प्रतिष्ठा प्राप्त हुई। अंग्रेजों ने धीरे धीरे इसको अपना देश मानते हुए 18वीं शताब्दी तक अंग्रेज ने देश के धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में जो हस्तक्षेप करने की नीति नहीं अपनाई थी, लेकिन 19वीं शताब्दी आते आते उन्होंने भारतीय समाज के और संस्कृति में हस्तक्षेप करने की नीति को उठाया, क्योंकि उस समय भारत में अनेक कुप्रथाएं व्याप्त हो गई थीं और जैसे सती प्रथा था, बाल विवाह था, कन्या हत्या था।
तो ये जो अमानवीय कृत्य थे इनको समाप्त करने के लिए ब्रिटिश प्रशासन ने कुछ कठोर कानून बनाए और इस तरीके से जन सुविधाओं में धीरे धीरे वृद्धि की गई और भारत के आधुनिकीकरण की जो नींव रखी गई ये इसी काल में रखी गई। इस नीति के तहत अंग्रेजों ने हजारों किलोमीटर की रेलवे लाइन बिछाई जिससे आवागमन तेज हो सके और व्यापार को बढ़ावा मिल सके। अंग्रेज चूंकि ठंडे प्रदेशों के रहने वाले लोग थे तो उन्हें भारत में पड़ने वाली गर्मी को सहन करने की आदत नहीं थी, तो इसलिए अपने आप को गर्मी से बचाने के लिए भारत में उन्होंने नए नगर बसाए जैसे नैनीताल, शिमला और दार्जिलिंग। ये पहाड़ों पर जाकर के नए नए नगर को बसाए। अंग्रेजों ने भारत में नहर और कुओं का भी निर्माण किया जिससे ज़्यादा से ज़्यादा खेतों को सींच कर उत्पादन को बढ़ाया जा सके और भू राजस्व में वृद्धि की जा सके। इस समय यूरोप में नए चिंतन का उदय हो रहा था और इस चिंतन की जो अवधारणा थी विवेकशील वैज्ञानिक दृष्टिकोण, जिसका अर्थ था कि केवल वही बात मानी जाएगी जो मानव तर्क के अनुकूल हो और व्यवहार में जिसका परीक्षण किया जा सके। यह जो 19वीं सदी के इर्द गिर्द में जो यूरोप में नए चिंतन हो रहे थे, आपको जान करके हैरानी होगी कि यह चिंतन आपको महात्मा बुद्ध जी के काल में मिली थी और उसी समय महात्मा बुद्ध जी ने भी कहा था कि जो बात तर्क की कसौटी पर सही उतरे उसको सही मानो और जो तर्क की कसौटी पर सही न उतरे उसको सही मत मानो। तो अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो ज्ञान और चिंतन यूरोप में 19वीं सदी में हो रहा था वह ज्ञान और चिंतन भारत में ईसा से पहले हो चुका था, लेकिन बीच में जब बौद्ध धर्म का लोप होता है और नवीन सनातन धर्म शंकराचार्य जी के हिसाब से जब आगे बढ़ता है तो जो नवीन तर्क के आधार पर ज्ञान अर्जन करने की जो प्रक्रिया थी उसमें विराम लग जाता है और जो पुरानी बात है उसी को सही मान करके आगे बढ़ने का प्रयास होता है और समाज से ज्ञान और चिंतन दोनों धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। इसी वजह से भारत विदेशियों का गुलाम हो जाता है। खैर ये तो विषय के अतिरिक्त वाली बात हो गई, चलिए हम आगे आपको इसमें बताते हैं। तो इसी क्रम में कुछ अंग्रेजों ने भारतीयों के रीति रिवाज को असभ्यता का प्रतीक माना तथा भारतीय सभ्यता को गतिहीन कह करके उसकी निंदा की और उस समय भारतीय समाज में तमाम कुरीतियां आ गई थीं। अब समय समय पर भारतीय चिंतकों ने इसमें सुधार करने का प्रयास किया और उसमें राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर आदि विचारकों ने भारतीयों के हित में बहुत बड़ा काम किया और ब्रिटिश सरकार से यह मांग किया कि ये जो कुरीतियां समाज में व्याप्त हैं इसको दूर करने के लिए कानून बनाया जाए। तो उन कुरीतियों को दूर करने के लिए कुछ कानून भी बने। यद्यपि उनकी नीति धार्मिक मामलों तथा रीति रिवाजों में कम दखल देने की थी, क्योंकि अंग्रेज ये नहीं चाहते थे कि भारत में वो ऐसा नियम लाएं कि उनके शासन में कोई दिक्कत हो, लेकिन फिर भी उनके द्वारा बहुत सी कोशिशें की गई जो आधुनिकीकरण और आधुनिक भारत के निर्माण में लाभदायक सिद्ध हुई है। अंग्रेजों द्वारा जो लाई गई पाश्चात्य शिक्षा थी उससे यहाँ के लोगों ने नई दुनिया के बारे में जाना और पढ़े लिखे जो भारतीय समाज के लोग थे तो यहाँ जो कुरीतियां व्याप्त थी जैसे छुआछूत, जाति प्रथा, सती प्रथा, विधवा विवाह निषेध, ये जो कुप्रथाएं थीं इनको दूर करने में लोगों ने प्रयास किया और ब्रिटिश सरकार ने उनके प्रयासों को सफलीभूत किया
और इस तरीके से एक नवीन भारत का निर्माण शुरू हुआ जो निरंतर आगे बढ़ता रहा है। अब आप लोगों को का जो यह पार्ट 6 है यह समाप्त हुआ और आप सबसे आग्रह है कि यदि कुछ लोग आज भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको इसी तरीके से प्रतिदिन एक नए पाठ के साथ हम लेकर के हाजिर होंगे। तो पुनः आग्रह है कि आप लोग इसको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। धन्यवाद। जय हिंद।